देखिए, इसके पहले हम लोग सेकेंड पेपर का एक चैप्टर हैलो एल्केन और हैलो एरीन कंप्लीट कर चुके हैं। 4 नंबर का क्वेश्चन उससे पूछता है, लेकिन पूरे मतलब सेकेंड पेपर का एक बेस्ट चैप्टर है वो चैप्टर अगर हमारा तैयार है तो आगे के चैप्टर बताए भी थे, काफ़ी इजी हो जाते हैं। लेकिन अब हम शुरू करने जा रहे हैं केमिस्ट्री का फर्स्ट पेपर का सबसे पहला चैप्टर, और बहुत ही छोटा चैप्टर है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, डिफ़िकल्ट टाइप लगता है। थोड़ा सा पढ़ेंगे तैयार हो जाएगा। 3 ही नंबर का क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में। 3 नंबर के क्वेश्चन है, कुछ थ्योरी है, कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, कुछ फिजिकल टाइप का पेपर है, मतलब चैप्टर है। और इस चैप्टर को ध्यान से 1-2 बार पढ़ लेंगे। और मैथमेटिकल चैप्टर है, थोड़ा सा समझने वाला है, तो ध्यान देंगे तो आसान हो जाएगा। तो देखिए, अब हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 1। नाम है चैप्टर का सॉलिड स्टेट। फर्स्ट ईयर में हम लोग जानते हैं कि पदार्थ की लगभग मतलब कि सामान्यतः पदार्थ की 3 भौतिक अवस्थाएं हम पढ़ते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो गैसियस स्टेट और लिक्विड के बारे में भी थोड़ा सा हम पढ़ चुके हैं फर्स्ट ईयर में। तो अब यहाँ पे हमको सिर्फ एक ही अवस्था पढ़ना है, ठोस अवस्था। इसके बाद सेकंड चैप्टर आगे, अगला जो चैप्टर आएगा सॉल्यूशन है, विलयन पढ़ना है लिक्विड के बारे में। तो सबसे पहले सॉलिड स्टेट, जैसा कि हम लोग बहुत ही मतलब पहले से ही बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं कि ठोस हुए पदार्थ होते हैं जिनका आकार आयतन निश्चित होता है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा अलग डिफरेंट तरीके से थोड़ा सा पढ़ेंगे और सॉलिड के बारे में कुछ जानेंगे, ध्यान देंगे, ध्यान से पढ़ेंगे, समझेंगे तो हमारे लिए काफ़ी आसान हो जाएगा। जो पहले पढ़े थे उसको भी थोड़ा सा मतलब बेस बना के चलेंगे, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल नए नए वर्ड आएंगे। वर्ड को थोड़ा, जो हिंदी थोड़ी डिफ़िकल्ट होगी तो उसको थोड़ा इंग्लिश से समझेंगे, इंग्लिश हिंदी करके कॉन्सेप्ट समझ के पढ़ेंगे। क्लियर वर्ड से क्लियर नहीं हो पाएगा कहना क्या चाह रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर वर्ड आएगा तो माइंड में तो सेट हो ही जाएगा कि आखिर बात क्या है। तो ठीक है, देखते हैं। तो सबसे पहले पहला चैप्टर का नाम देखते हैं। चैप्टर का नाम देखते हैं, क्या नाम है? सॉलिड स्टेट, ठोस अवस्था। सबसे पहले ठोस अवस्था किसे कहते हैं? कोई भी पदार्थ हम जानते हैं कि छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, उन्हीं कणों को हम अवयवी कण कहते हैं। तो ये अवयवी कणों में चाहे परमाणु हो सकता है, अणु हो सकता है या आयन्स हो सकते हैं। तो देखते हैं ठोस अवस्था। पदार्थ की वह अवस्था जिसमें अवयवी कण जैसे परमाणु, अणु या आयन प्रबल अंतरा आणविक आकर्षण बलों द्वारा निकटस्थ संकुलित होते हैं, ठोस अवस्था कहलाती है। थोड़ा वर्ड देखिए, अभी बताए थे, वर्ड थोड़ा डिफिकल्ट आएगा। निकटस्थ संकुलित, क्लोज पैक कहने का मतलब कि कण बिल्कुल बहुत ही पास होते हैं, एक दूसरे से एकदम समझ लीजिए चिपक के रहते हैं एक दूसरे को। मान लीजिए जनरल हम मतलब पदार्थ के कणों को स्फेरिकल टाइप मानते हैं गोले के रूप में, और गोले को कितना हो मतलब सटा के रख दिया जाए फिर भी उसमें से कुछ स्पेस आ ही जाता है। लेकिन सॉलिड स्टेट में वह डिस्टेंस काफ़ी कम होता है, मतलब बहुत ही ज़्यादा क्लोज होते हैं पार्टिकल्स एक दूसरे के। उसी को हम क्या बोलते हैं? ठोस अवस्था। तो ठोस अवस्था के लक्षण क्या हैं? तो ठोस अवस्था में अगर कोई भी पदार्थ ठोस अवस्था में है तो ठोस अवस्था में पदार्थ का आकार और आयतन निश्चित होता है। पढ़े हैं, बहुत दिन से पढ़ते आ रहे हैं। दूसरा यह है कि ठोस अवस्था में पदार्थ दृढ़ होते हैं। ठोस अवस्था में पदार्थ का घनत्व उच्च होता है। ठोस अवस्था में पदार्थ लगभग असंपीड्य होते हैं। संपीड्य का मतलब दबाने पर उनका आकार नहीं बदलता है। मैक्सिमम ठोस पदार्थ की यही क्वालिटी होती है। ये नहीं कि मतलब कुछ एक्सेप्शन भी हैं, सॉलिड होता है, संपीड्यता पाई जाती है। क्यों पाई जाती है? तो जनरल चीज़ें हैं, वो हम जानते हैं, बहुत छोटी चीज़ है, 9th में पढ़ा जाता है। क्रिस्टल बना सकते हैं, क्रिस्टल, यही सबसे इम्पॉर्टेंट वर्ड आना जा रहा है। क्रिस्टल बना सकते हैं। ठोस पदार्थ क्या करते हैं? क्रिस्टल बना सकते हैं। और ठोस पदार्थों का विसरण नगण्य होता है, बहने का गुण ठोस में नहीं पाया जाता है। ठोसों का वर्गीकरण करते हैं, ठोस पदार्थों का वर्गीकरण। ठोसों को अनेक अवयवी कणों की व्यवस्था में उपस्थित क्रम के आधार पर 2 भागों में विभाजित किए। ठोस कितने प्रकार के होते हैं इसको हम जानेंगे। लिखा है ठोसों को उनके अवयवी कणों की व्यवस्था, मतलब जिन कणों से मिलकर ठोस बना होता है कैसे वो कण व्यवस्थित होते हैं, उस बेस पर हम ठोस को 2 भाग में बांटते हैं।
पहला है हमारा क्रिस्टलीय ठोस, क्रिस्टलाइन सॉलिड, और दूसरा है अक्रिस्टलीय ठोस, एमॉर्फस सॉलिड। तो अब सबसे पहले हम देखते हैं कि क्रिस्टलीय ठोस वे ठोस पदार्थ जिनके अवयवी कण जैसे परमाणु, अणु या आयन त्रिविम में, 3 डायमेंशनल स्पेस अभी पढ़े थे, 2 डायमेंशन पढ़े हैं ना, एक्स अक्ष वाई अक्ष, तो यहाँ पे 3 डायमेंशन, तीनों डायमेंशन एक्स वाई और जेड। तो त्रिविम में एक निश्चित ज्यामिति में व्यवस्थित होते हैं, अर्थात जिनमें अवयवी कणों की दीर्घ परास व्यवस्था पाई जाती है, क्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। दीर्घ परास व्यवस्था पाई जाती है, क्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। तो दीर्घ परास व्यवस्था अभी क्लियर कर रहे हैं क्या होता है। उदाहरण जैसे अब अगर पूछे तो लिख देंगे, जैसे कि सल्फर, फास्फोरस, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट, धातुएं, लोहा, तांबा, सोना, चांदी, जितने भी पदार्थ हम देखते हैं सब क्या है, सॉलिड स्टेट में जो हम देखते हैं वही। अगला है हमारा क्रिस्टलीय ठोस के गुण। गुण में क्या है, क्रिस्टलीय ठोस के क्या क्या गुण होते हैं इसको जानना है हमको। तो इसके लिए देखते हैं थोड़ा सा। नंबर 1 पहला है कि ये निश्चित ज्यामिति वाले तथा असंपीड्य होते हैं। ज्यामिति फिक्स होती है और क्या होते हैं, असंपीड्य होते हैं। इन पदार्थों के आंतरिक संरचना में भी व्यवस्था निश्चित और नियमित होती है। इनके गलनांक निश्चित होते हैं, फिक्स गलनांक होता है कि टेम्परेचर फिक्स कितने पर मेल्ट कर जाएंगे। निश्चित गलनांक होने के कारण इन्हें वास्तविक ठोस कहते हैं। क्रिस्टलीय ठोस को क्या बोलते हैं, वास्तविक ठोस या ट्रू सॉलिड। क्रिस्टलीय ठोस विषम दैशिकता दर्शाते हैं। तो विषम दैशिकता क्या होता है कि इस गुण के अंतर्गत क्रिस्टलीय पदार्थ के कुछ भौतिक गुणों का भिन्न भिन्न दिशा में प्रयोग करने पर भिन्न भिन्न मान प्राप्त होते हैं। अगला है कि चाकू से काटने पर ये सपाट सतह वाले टुकड़े में विभक्त हो जाते हैं। इनमें अवयवी कणों की दीर्घपरास व्यवस्था होती है। सपोज दैट मान लीजिए कोई सॉलिड है जो हमारा 2 प्रकार के अवयवी कणों से मिलकर बना हुआ है, ए और बी। 2 प्रकार के कण हैं, ए और बी। अब देखेंगे इसमें सारी प्रॉपर्टी हम बता रहे हैं कि ये निश्चित ज्यामिति वाले तथा असंपीड्य होते हैं। ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर फिक्स होता है, ए के बाद कौन आया, बी के बाद फिर ए, फिर बी, फिर ए, फिर बी, फिर ए, फिर बी। इसी तरह से ये वाला स्ट्रक्चर इसका बना होगा। कहने का मतलब होता है कि हम जहाँ भी देखेंगे अरेंजमेंट फिक्स होगा, रेगुलर होगा। ए आएगा तो ए के बाद एकदम कन्फर्म है कि बी ही आएगा, बी के बाद फिर ए आएगा, ए के बाद फिर बी आएगा, बी के बाद फिर ए आएगा। ये है रेगुलर अरेंजमेंट। ठीक, पहला क्लियर हुआ। आंतरिक संरचना में भी व्यवस्था फिक्स होती है। मतलब अंदर से कहीं भी उठाएंगे तो वहाँ भी देखेंगे बी है, बी के बाद से ए है, एक बाद बी है, बी के बाद से ए है। मतलब कहीं से भी अगर क्या बोलते हैं इस सॉलिड को कहीं से भी अगर हम देखें, चाहे अंदर चाहे बाहर, हर जगह इसकी संरचना क्या होगी, फिक्स होगी। इनके गलनांक निश्चित होते हैं। निश्चित गलनांक के होने के कारण इसको हम क्या बोलते हैं, वास्तविक ठोस। जिन पदार्थों के गलनांक फिक्स होते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, वास्तविक ठोस या क्रिस्टलीय ठोस। विषम दैशिकता दर्शाते हैं। कहने का मतलब अगर इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी को हम पढ़ें, अध्ययन करें, तो विषम दैशिकता का मतलब देखिए क्या होगा। हम यहाँ से लेफ़्ट टू राइट अगर क्रिस्टल के अंदर चल रहे हैं ऐसे करके, ऐसे जा रहे हैं, तो अगर प्रॉपर्टी की बात करें, जनरल कोई भी, जैसे आप वर्तनांक देख लें, जनरल चीज़ें हैं, मतलब फिजिकल भौतिक गुण होते हैं पदार्थों के, देख लें। तो अगर यहाँ से हम जा रहे हैं तो हम देख रहे हैं पहले बी मिल रहा है, फिर के बाद से ए मिल रहा है, एक के बाद से बी, बी के बाद से ए के बाद से बी के बाद ए भी। अगर इसमें जितने भी पार्टिकल्स आएंगे सबकी प्रॉपर्टी लगभग सेम दिखाई दे रही है। लेकिन अगर हमने डायरेक्शन चेंज किया, अगर यहाँ से जा रहे हैं हम, सीधे सीधे ऐसे करके जा रहे हैं, ऐसे करके ऐसे, हमको सिर्फ बी 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 मिल रहा है। कहने का मतलब कि अगर हम डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं तो प्रॉपर्टी क्यों चेंज हो रही है। इस तरह से जा रहे हैं तो एक के बाद बी, बी के बाद ए, एक के बाद बी, बी के बाद ए, ये मिल रहा है एक निश्चित अरेंजमेंट। अगर ए मिल रहा है फिर बी, फिर ए, फिर बी, फिर ए, फिर बी। लेकिन अगर डायरेक्शन हमने चेंज किया तो कभी देख रहे हैं बी 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 मिल रहा है, कभी देख रहे हैं ए मिल रहा है,
करने का मतलब कि डायरेक्शन जब चेंज करेंगे तो प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, बदल जाएगी। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, एनिसोट्रॉपी सॉलिड। क्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं, विषमदैशिक होते हैं, याद रखिएगा इसको। चाकू से काटने पर कहीं से भी काटेंगे तो सॉलिड क्रिस्टल की प्रॉपर्टी होती है, जब काटते हैं तो एकदम सपाट सतह, एकदम फ्रेश सतह मिलता है उसका। अगला है कि इनमें अवयव कणों की दीर्घ परास व्यवस्था, मतलब एक लंबा अरेंजमेंट मिलेगा हमको एक ही टाइप के, एक बस बी ए बी ए बी ए बी ए बी, बहुत ही लंबी व्यवस्था पाई जाएगी। मतलब ये व्यवस्था जल्दी क्या बोलते हैं, भंग नहीं होगी। ए बी 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 ए बी, एक बहुत ही लॉन्ग रेंज ऑर्डर होगा इसका। ओके, क्लियर हो गया सब, ये प्रॉपर्टी। और क्रिस्टलीय ठोस में अगर हम आ जाएं तो वे ठोस जिनका कोई निश्चित ज्यामितीय रूप नहीं होता है, जिनके आंतरिक अवयव कणों की कोई निश्चित व्यवस्था नहीं होती है, अर्थात इनमें कण अव्यवस्थित होते हैं, अक्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। उदाहरण की बात करें तो कांच, रबड़, प्लास्टिक, अक्रिस्टलीय सिलिकॉन, रेजिन आदि, ये सब किसके उदाहरण है, हमारा अक्रिस्टलीय ठोस के। इसको भी समझते हैं थोड़ा सा, इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है। क्रिस्टलीय ठोस की प्रॉपर्टी है कि इनकी ज्यामिति निश्चित नहीं होती है, इनकी आंतरिक संरचना में कणों की व्यवस्था निश्चित और नियमित नहीं होती है, इन पदार्थों के गलनांक निश्चित नहीं होते हैं। फिर क्या होता है, इसका मतलब एक टेम्परेचर से पिघलना शुरू करते हैं और टेम्परेचर धीरे धीरे इंक्रीज होता है, एक मतलब रेंज के अंदर इनका मेल्टिंग पॉइंट होता है। सपोज दैट 20 से 25 के बीच, 20 से 23 के बीच, ऐसे करके रेंज में मतलब ये मेल्टिंग पॉइंट शो करते हैं। निश्चित गलनांक नहीं होने के कारण इन्हें अतिशीतित द्रव कहते हैं। क्या बोलते हैं, अतिशीतित द्रव, सुपर कूल्ड लिक्विड कहलाते हैं अक्रिस्टलीय ठोस। इन्हें आभासी ठोस भी कहते हैं, आभासी ठोस भी कहते हैं, सूडो सॉलिड, झूठे ठोस, सूडो सॉलिड भी कहते हैं। अक्रिस्टलीय ठोस समदैशिकता दर्शाते हैं, अतः इनमें भौतिक गुणों का किसी भी दिशा में अध्ययन करने पर समान परिणाम प्राप्त होते हैं। अभी वो विषमदैशिक था और ये समदैशिक होते हैं। इनके अवयव कणों में लघु परास व्यवस्था पाई जाती है। लघु परास मतलब एक आर्डर इनका जब चाहे जब डिस्टर्ब हो जाए। चाकू से काटने पर प्राप्त टुकड़ों की सतह सपाट नहीं होती है। जैसे मान लीजिए अगर दो तरह के पार्टिकल्स के मिलकर बना हुआ है, इसको भी हम पढ़ते हैं, थोड़ा समझते हैं। तो देखो ए बी बी, वैसे फिर ए, एक बार तो फिर बी, बी के बाद देखो फिर बी आ गया, बी के बाद फिर बी आ गया, बी के बाद से ए, मतलब कोई सिस्टम नहीं है, कहाँ ए है कहाँ बी है, कोई मतलब इसकी व्यवस्था नहीं है। जब मन किया ए आ गया, जब मन किया बी आ गया। अगर ऐसा कोई सॉलिड है तो इसी को हम क्या बोलेंगे, अक्रिस्टलीय ठोस। लघु परास व्यवस्था देखो, यहाँ से ऑर्डर ए से बी, बी से ए से बी, बी से वैसे बी, यहाँ से यहाँ फिर डिस्टर्ब हो गया व्यवस्था। बी तक तो ठीक था लेकिन यहाँ से डिस्टर्ब हो गया, बी बी हो गया, फिर इसी तरह ए होगा, कहीं बी बी होगा, कहीं ए होगा, कहीं बी बी होगा, मतलब शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है। लघु परास व्यवस्था होती है, उसमें क्या होता था, एक बस बी, बी के बाद से ए, एक बस बी, बार बार रिपीट होता था। लेकिन यहाँ रिपीट नहीं हो रहा है, कभी बी बढ़ जा रहा है, कभी ए बढ़ जा रहा है, कभी बी बढ़ जा रहा है, कभी ए बढ़ जा रहा है। क्या मतलब इसका, ये व्यवस्था जो होती है ना, ये नियमित नहीं होती है और इसमें एक समदैशिकता होता है। अब किसी भी डायरेक्शन में जाओगे तो तुमको कुछ नहीं, कहीं ए मिला, कहीं बी मिला, कहीं ए मिला, कहीं बी मिला, कहीं एकदम एक डायरेक्शन हमको बी भी नहीं मिलने वाला है, एक डायरेक्शन में ए नहीं मिलने वाला, मतलब निश्चित व्यवस्था नहीं। किसी भी दिशा में जाओगे तो भौतिक गुण इसका क्या होगा, फिक्स होगा, समान होगा। जो भी इसका मान निकलेगा कि वो क्या हो जाएगा हमेशा, मतलब कि एक ही तरह का है। क्या करने का मतलब यह है कि अक्रिस्टलीय ठोस समदैशिक होते हैं। क्वेश्चन कभी कभी पूछता है कि क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोसों में अंतर क्या है। अंतर क्या है, दोनों का जो गुण है वही अंतर है। दोनों को हम अलग अलग टेबल करके सजा देंगे तो क्लियर हो जाएगा। अब क्रिस्टलीय ठोस कितने प्रकार के होते हैं उसका वर्गीकरण पढ़ना है। क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण। क्रिस्टलीय ठोसों में उपस्थित अंतराण्विक बलों की प्रकृति के आधार पर इन्हें 4 वर्गों में विभाजित किया जाता है। पहला आयनिक ठोस, आणविक ठोस, सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस और एक है धात्विक ठोस। इसमें से हमारा सबसे पहले पढ़ना है आयनिक ठोस। एक ही पढ़ेंगे अभी, आयनिक ठोस यहीं पर पढ़ा कर आज बस इतना ही बताएंगे आयनिक ठोस क्या होते हैं। और जो भी बच्चे संपर्क में हों या ना हों तो उनसे कहें कि पहला चैप्टर कंप्लीट कर लें। और ये सेकंड पेपर स्टार्ट हो चुका है, सेकंड मतलब कि फर्स्ट पेपर का, और पहला चैप्टर शुरू हो चुका है तो उस पर थोड़ा मतलब फोकस करके और उसको पढ़ना शुरू कर दें। फिर धीरे धीरे पढ़ लेंगे। कुछ थियोरेटिकल मतलब रटना एक बार ध्यान से पढ़ लें, उसके बाद अभी मैथमेटिकल पार्ट जब आएगा तो काफ़ी
आसान हो जाएगा मैथ वालों के लिए। बायो वालों के लिए भी ईजी होगा, थोड़ा सा कोशिश करेंगे कि आसान हो जाए सबके लिए। तो इसमें आयनिक ठोस किसे कहते हैं, तो सीधा सीधा नाम ही से पता चल रहा है। डेफिनेशन की बात करें क्या होगा, वे ठोस पदार्थ जिनमें आयन एक दूसरे से स्थिर वैद्युत बलों द्वारा बंधे होते हैं आयनिक ठोस कहलाते हैं। आयनिक ठोस में जो अवयव कण होते हैं वो आयन से होते हैं। आयन का मतलब धनायन होगा और ऋणायन होगा, और दिनों के बीच जो फोर्स काम करेगा वह इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा। स्थिर वैद्युत बल बोलते हैं या इसी को बोलते हैं कूलम्बिक फोर्स। कहने का मतलब एक प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस ऐसे अरेंजमेंट होता है। यही पहचान है किसकी, आयनिक ठोस की। ठीक है, याद रहेगा। तो आयनिक क्रिस्टल में समान संख्या में धनायन तथा ऋणायन, मतलब कोई भी आयनिक क्रिस्टल होगा तो जितने कैटायन्स होंगे उतने ही एनायन होंगे, जितने धनायन होंगे उतने ऋणायन होंगे। तो अगर धनायन ऋणायन की संख्या बराबर होती है किसी भी मतलब कि सॉलिड में, तो क्या हो जाएगा, मतलब किसी भी आयनिक ठोस में दोनों की संख्या बराबर है, इसका मतलब ओवरऑल सॉलिड क्या होगा, उदासीन होगा। आयनिक ठोसों के अभिलक्षण, पहला क्या है, आयनिक क्रिस्टलों के गलनांक उच्च होते हैं क्योंकि इनके क्रिस्टलों में उपस्थित आयन एक दूसरे से प्रबल इलेक्ट्रोस्टैटिक बल द्वारा बंधे होते हैं। कहने का मतलब यह है कि दुनिया का मतलब कि कणों के बीच लगने वाला जो सबसे मजबूत फोर्स होता है वह इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, आयनों के बीच का आकर्षण बल। इसलिए इनके गलनांक और क्वथनांक क्या होते हैं, काफ़ी उच्च होते हैं। दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्शन होता है, एक दूसरे से बहुत ही मतलब मजबूती के साथ जुड़े होते हैं, तोड़ने में ज़्यादा एनर्जी लगती है, तो गलनांक क्या होगा, उच्च होगा। सोडियम सल्फेट का एग्जाम्पल अगर हम ले लें तो आयनिक क्रिस्टल है, इसका गलनांक लगभग 1157 केल्विन होता है। ये विद्युत रोधी होते हैं, मतलब विद्युत के कुचालक होते हैं। ताप वृद्धि पर साथ इसकी विद्युत चालकता बढ़ती है, टेम्परेचर बढ़ाने पर विद्युत चालकता बढ़ती है, अगर टेम्परेचर बढ़े तो बढ़ती है। आयनिक क्रिस्टल साधारणतः ध्रुवीय विलायकों या जल में घुलनशील किंतु अध्रुवीय विलायकों में अघुलनशील होते हैं। जल में घुल जाते हैं आसानी के साथ, ध्रुवीय विलायकों में क्या बोलते हैं, विलय होते हैं, घुलनशील होते हैं, अध्रुवीय विलायकों में अघुलनशील होते हैं। आयनिक क्रिस्टल सामान्यतः संकुलित संरचना में क्रिस्टलीकृत होते हैं। संकुलित संरचना का मतलब क्लोज्ड पैकिंग होती है, बहुत ही पास पार्टिकल्स होते हैं, एकदम चिपक के रहते हैं, पास एकदम सटे हुए। आयनिक क्रिस्टल सामान्यतः संकुलित संरचना में क्रिस्टलीकृत होते हैं। आयनिक ठोस कठोर किंतु भंगुर होते हैं, कठोर तो होते हैं, भंगुर होते हैं। इसी कारण आयनों के सतह गतिशील होकर सदृश आवेश के निकट आ जाते हैं, फलस्वरूप विकर्षण होता है और क्रिस्टल टूट जाता है। भंगुरता क्यों होती है ना, भी पता है कि धनायन और ऋणायन से मिलकर बने होते हैं, और थोड़ा सा मतलब सॉलिड तो कठोर होगा, लेकिन जैसे ही हम तोड़ते हैं तो ये इनके अंदर ये स्लिपिंग होती है, स्लिप करके दोनों समान प्रकार के आयन एक दूसरे के अगल बगल आ जाते हैं, जिससे दोनों के बीच प्रतिकर्षण होता है, जिसकी वजह से बहुत ही आसानी से क्या हो जाता है, क्रिस्टल टूट जाता है। और सबसे लास्ट है कि गलित अवस्था में या जलीय विलयन में विद्युत के सुचालक होते हैं, तो पढ़े हैं हाई स्कूल में भी, जानते भी हैं इसको। गलित अवस्था में आयनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, विद्युत के सुचालक होते हैं, जबकि ठोस अवस्था में कुचालक होते हैं। क्यों, तो उदाहरण में अगर सोडियम क्लोराइड, सोडियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट, लिथियम फ्लोराइड, सोडियम सल्फेट, कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम कार्बोनेट, कैल्शियम फ्लोराइड आए, एक हम पढ़ चुके हैं आयनिक सॉलिड। इसके बाद फिर अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, इसके बाद जो बाकी 3 हैं पढ़ के उसके बाद फिर अगला हमारा जो मेन जो इससे क्वेश्चन आते हैं वो वाला भी बाकी है। पहले तो वर्गीकरण पढ़ लेते हैं, जानना जरूरी है, उसके बाद फिर आगे के क्वेश्चन पढ़ने हैं। तो जो लोग भी हैं, जहाँ भी हैं, जिसके संपर्क में जो हो, जैसे हो, सबको बता दीजिए कि फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो चुका है केमिस्ट्री का, इसलिए पढ़ना चालू कर दें। अगर ये नहीं पढ़ेंगे, 3 ही नंबर का चैप्टर है, 3 ही नंबर का, बस सिर्फ 3 नंबर का पूछता है, लेकिन काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। क्या बोलते हैं, थ्योरेटिकल टाइप है, न्यूमेरिकल टाइप है, इसमें बहुत से सारे कई तरह के क्वेश्चन आपको मिलेंगे पढ़ने के लिए। थोड़ा शुरू से पढ़ेंगे, एक भी लेक्चर मिस नहीं होगा, तो धीरे धीरे हमारा क्या हो जाएगा, पढ़ना आसान हो जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।